हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं कि मैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हर एक चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनकी भी अलग से वीडियो बना चुका हूं। बट कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप एक अलग से वीडियो बना दो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अंदर से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, है ना, उनकी एक अलग से वीडियो बना दो, ताकि हम पहले वो कर लें, ताकि हमें मतलब एक तरह से कंफर्मेशन मिल जाए कि चलो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो कवर कर लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ऐसे करते हैं। देखो, एक बात याद रखना कि अगर आपने, वैसे तो आई होप कि आपने चैप्टर वाइज वीडियो देखी हो, मेरी मैक्सिमम बच्चों ने देखी होगी जो भी मेन पॉइंट स्टडी पर जुड़े हुए हैं, और साथ में पीवाईक्यूज की वीडियो भी देख रखी होगी। अगर आपने मेरे पीवाईक्यूज की वीडियो भी देख रखी है ना, तो मेक श्योर करना कि आपको इसके अंदर से एक एक क्वेश्चन आता हो, और जो क्वेश्चन ना आता हो उसको आराम से लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, कंफ्यूज है क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं आपको बोलूंगा ये जो 50 क्वेश्चन है ना, जो इस पीडीएफ के अंदर है, एक एक क्वेश्चन करो, और इसको करने के बाद आप जो करना है वो करना। बट पहले ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय भारत में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी उसके बारे में आपको बताना है। ओके, आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, और उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ओके, और जो अंग्रेज थे वो पूरे के पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में लगे हुए थे, और इसी वजह से क्या था कि उन्होंने करों में वृद्धि कर दी। जो इंडिया से वो टैक्स वगैरह लेते हैं ना, इंडिया के लोगों से टैक्स वगैरह लेते थे, उनमें उन्होंने वृद्धि कर दी, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे लड़ाई लड़ने के लिए। साथ में उन्होंने एक नए टाइप का टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी शुरुआत कर दी। ओके, यानी अब इनकम पे भी आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता था। और साथ ही में जो ब्रिटिश थे वो पूरा का पूरा क्या थे कि लड़ाई में लगे हुए थे, हमारी अर्थव्यवस्था पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से जो चीजें हैं, है ना, उनके दाम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। 1913 से लेकर 18 तक तो चीजों के दाम दुगने हो गए थे। और साथ ही में उनको लोग चाहिए थे, है ना, लड़ रहे थे ना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनको लोग चाहिए थे, तो उसने हमारे गांव से जबरन लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया आर्मी में। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारी फसल भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था बहुत बड़े लेवल पे। और साथ ही में एक फ्लू भी फैल गया था, एक बीमारी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी, जिसके कारण 1 लाख से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा, और 1 करोड़ 30 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक जो लोग थे वो मारे गए थे, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन मारी गई थी। अब भुखमरी के कारण आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करें। तो देखो, सत्याग्रह का मतलब कि आपको वो बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो सत्याग्रह है उसका मतलब ये है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब ये है कि अगर आपकी लड़ाई सत्य के लिए है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके का शारीरिक बल यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप अहिंसक मार्ग से भी अपनी बात मनवा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। यही था सिंपल सत्याग्रह। ठीक है जी, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट था, जो 1919 में पास हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने पास किया था, उसको लेकर गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्यों निकाला। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये वैसे भी बहुत बार आया हुआ है, 2010 में, 14 में, 15 में, 17 में, या घुमा के पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ जो रॉलेट एक्ट है उसको हम काला कानून क्यों बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रॉलेट एक्ट था क्या, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो राजनीतिक कैदी थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल है, वो एक कानून लेकर आई थी जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। उसमें उन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, और ये बोला था उसके अंदर कि जो भी राजनीतिक कैदी है उनको बिना बिना आप कह सकते हो कि मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। यही था हमारा रॉलेट एक्ट, और ये बहुत ही खराब लॉ था। तो यही बातें लिखनी है। और मैं आपको बता दूं, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल में बहुत सारे इंडियन भी थे, उन्होंने मना किया था इसको पास मत करो, फिर भी कर दिया गया। अब एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा हिंदी मीडियम है, क्या मैं 2-3 वर्ड इंग्लिश में लिख सकता हूँ एग्जाम के अंदर। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको सेकुलरिज्म का वर्ड हिंदी में समझ नहीं आ रहा, फेडरलिज्म वर्ड आपको याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या था, संघवाद था क्या था, तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो हिंदी में, बट लिखना फेडरलिज्म है। इंग्लिश में ऐसे फेडरलिज्म करके मत लिखना, हिंदी में लिखना फेडरलिज्म। ठीक है, ओके। और ज्यादा भी नहीं, 2-3 वर्ड का मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा आप इंग्लिश में लिख कर आ जाओ, और पूरा आधा आधा 50-50 करके मत आना। मैक्सिमम आप हिंदी में ही करना, वर्ड को हिंदी में ही लिखना। ठीक है जी, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जलियांवाला बाग से रिलेटेड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आपके क्वेश्चन पेपर में सीधा छपा हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना बतानी और उसके प्रभाव बताने। देखो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप एक बात नोटिस कर रहे होगे 13 अप्रैल को मैंने बोल्ड कर रखा है, मोटा कर रखा है, मतलब दिखा रखा है आपको अलग से। क्यों? क्योंकि ये वाले जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना, जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, ये आपको भी अंडरलाइन और बोल्ड करके आने हैं एग्जाम के अंदर। बोल्ड तो नहीं, अंडरलाइन कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर ही आपको अंडरलाइन करके आने हैं। तो ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जो मतलब तारीख है वो 13 अप्रैल 1919 है। इस दिन क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो लोग थे ना हमारे, वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए। और कुछ लोग वहां पर बैसाखी का मेला भी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। मैं आपको बता दूं बैसाखी थी, तो बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए आए थे। अमृतसर की बात हो रही है यहाँ पर। और उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल कानून लगा हुआ है। मार्शल कानून का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्शल लॉ जिसे कहते हैं, मार्शल लॉ के अंदर क्या होता है, आर्मी का जो सबसे बड़ा लीडर होता है ना, उसी को सारी पावर दे दी जाती है। तो उस समय आर्मी का जो सबसे बड़ा लीडर था उसका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर को सारी की सारी पावर दे दी गई थी। और मार्शल लॉ में ये भी बोला जाता है कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते। जनरल डायर ने जब देखा है सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसने सारे एग्जिट पॉइंट बंद करवा दिए, यानी जहां जहां से आप निकल सकते हो वो सारे रास्ते बंद करवा दिए और वहां पर गोलियां चलवा दी और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई लेना देना भी नहीं था। ओके। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने इतने सारे निर्दोष लोगों को क्यों मारा, तो उसने पूछा कि मैं एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था सत्याग्रह के मन में, आतंक का एक भावना पैदा करना चाहता था सत्याग्रह के मन में, मतलब सत्याग्रहियों के मन में। मतलब आप खुद सोचो कि वो सिर्फ आतंक पैदा करने के लिए उसने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लोग ने सरकारी बिल्डिंगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और पुलिस से भी वो भिड़ गए थे। और ब्रिटिश ने सॉरी मांगने की जगह क्या किया था, एक कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जो भी भारतीय राष्ट्रवादी थे उनको सड़कों पर नाक रगड़ने के लिए बोला गया, रेंगने के लिए बोला गया उनको। और उन्होंने इवन गांव में भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बॉम्ब गिरे ब्रिटिश ने, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो ब्रिटिश का एक बहुत बुरा रूप दिखाता है हमें। ओके चलो, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों की भागीदारी के साथ असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि शहरों में जो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, आपको पता है ना असहयोग आंदोलन का असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो असहयोग आंदोलन था या असहयोग खिलाफत आंदोलन था, वो पहली बात तो मैं बता दूं गांधी जी, मोहम्मद अली, शौकत अली ने शुरू किया था। और जब ये शुरू किया था तो शहरों के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। कैसे पार्टिसिपेट करा वही क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं शहरों के अंदर मध्य वर्ग ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है। वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। मद्रास को छोड़कर, मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उसको छोड़कर सब जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाने लगा, बहिष्कार किया जाने लगा। जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन को बहिष्कार नहीं किया, उसने इलेक्शन लड़ा। क्योंकि मैं आपको बता दूं जस्टिस पार्टी के अंदर दलित पार्टी थी और उस समय डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। तो उनको लगा कि यही एक टाइम है, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम लड़ नहीं रही थी इलेक्शन, क्योंकि उसने बहिष्कार कर दिया था। तो उनको लगा यही एक तरीका है पावर गेन करने का और हमारी कंडीशन को सुधारने का, इसलिए उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। और साथ ही में लोगों ने क्या किया, जो विदेशी कपड़े उनको बहिष्कार किया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, शराब की दुकानों के चारों ओर खड़े हो गए, ना किसी को आने दे रहे अंदर, ना किसी को बाहर जाने दे रहे थे, ठीक है। और इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो विदेशी कपड़े आते थे ना वो बहुत कम, उसका आयात बहुत कम हो गया। 1921 में जो 102 करोड़ के कपड़े आयात हुआ करते थे, अब 1922 के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़ के रह गए। इससे हमारे जो देसी कपड़े थे, है ना, हथकरघा या कपड़ा मिले थी, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उनमें थोड़ी सी वृद्धि हुई। परंतु जितनी तेजी से आंदोलन ऊपर बढ़ा उतनी तेजी से गिर भी गया। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों में तेजी से बढ़ने के बाद एकदम से गिर क्यों गया। गिर इसलिए गया क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि आप विदेशी कपड़े बॉयकॉट कर दो, मत पहनो, बहिष्कार कर दो। तो लोगों ने पूछा कि जब हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देंगे तो पहनेंगे क्या। गांधी जी ने कहा जी खादी पहनो। खादी आती थी महंगी, आज भी बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़ों पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। और दूसरी बात है कि आपको पता है बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया था। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया, इसलिए आंदोलन थोड़ा सा धीमा हो गया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला समूह ने कैसे भाग लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा
उन्होंने भी क्या किया था, विरोध मोर्चा निकाला था, उन्होंने भी नमक बनाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, आपको पता है ना, नमक बना के प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी नमक बनाया था, यहाँ तक कि वो जेल भी गई थी, विदेशी कपड़े भी उन्होंने बॉयकॉट किया था और जो बहिष्कार किया था यानी विदेशी कपड़ों का, और साथ में शराब की दुकानों की उन्होंने भी पिकेटिंग की थी, वहां पर धरना वगैरह उन्होंने दिया था। ओके, और ज़्यादातर ये जो महिलाएं थी शहरों में वो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, उच्च जाति की महिलाएं थी, और गाँव में जो अमीर लोग थे ना, जो धनी किसान थे, उनकी परिवार से आने वाली महिलाएं थी जो ये आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। ये गांधी जी के कहने पर आई थी, प्रेरित होकर, गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर आई थी। और जब इनसे पूछा गया कि आपका क्या फायदा है, आप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो, तो इन्होंने ये बोला कि ये मेरी एक पवित्र कर्तव्य है, ये मेरे को करना ही करना है, ये मेरा एक पवित्र कर्तव्य है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इस लाइन को लिखना जरूर और अंडरलाइन भी करना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपके टीचर को की मिलती है तो उसमें पवित्र कर्तव्य वाला वर्ड जरूर लिखा होगा। ठीक है, इतना सब करने के बावजूद भी उस टाइम वुमेन की कंडीशन बहुत खराब थी। कांग्रेस जो है वो एक प्रतीकात्मक उपस्थिति तो चाह रही थी, वो चाह रही थी कि वुमेन उनका सपोर्ट करे, बट वो वुमेन को कोई पोस्ट देने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के 4 कारण थे। पहला कारण था कि साइमन कमीशन की विफलता। आपको पता है कि भारत की स्थिति सुधारने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम थी ना भारत में उस समय, तो स्थिति सुधारने के लिए 1927 में टोरी गवर्नमेंट, उस टाइम ब्रिटिश के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी, तो टोरी गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन बनाई। साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे, उनका लीडर था जॉन साइमन, और मजे की बात है उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था। इसी वजह से लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब आप भारत के लिए ही कुछ चीजें सुधार रहे हो, संवैधानिक प्रणाली में सुधार ला रहे हो, कामकाज की जांच कर रहे हो, और उसमें भारतीय ही नहीं है, ये कैसा आप सुधार ला रहे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, ये कारण माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी। उस समय ना भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, कृषि जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तीसरा था दमनकारी औपनिवेशिक कानून। आपको पता है कि ब्रिटिशर ने बहुत सारे कानून लेकर आए थे, वो आपको पता है, जैसे नमक कर, नमक पर जो कर था उसको हटाने के लिए, लैंड रेवेन्यू कम करने के लिए, यानी जो कर है उसको कम करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए, जो भी औपनिवेशिक कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और लास्ट रीजन है जी पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, पूरी आज़ादी प्राप्त करने के लिए भी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो ये 4 कारण थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिट्टो आपको लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें उद्योगपति की क्या भूमिका थी, आपको बताना है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा था कि महिलाओं का क्या योगदान था, वैसे ये क्वेश्चन है कि उद्योगपति का क्या योगदान था। और मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट होते हुए देखा आपके एग्जाम में। तो देखो जो हमारे उद्योगपति है ना, उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, है ना, भाग लिया था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और जो जिन्होंने पार्ट लिया था वो क्या चाहते थे, हमारे जो उद्योगपति थे वो 2 चीजें चाहते थे कि विदेशी आयात से सुरक्षा चाहते थे, यानी जो बाहर से विदेशी कपड़े आ रहे हैं ना या जो भी चीजें आ रही है वो ना आए और कम आए, क्योंकि इससे भारत के जो उद्योगपति थे उनको नुकसान हो रहा था, उनकी चीजें कोई नहीं खरीद रहा था क्योंकि ब्रिटिश की चीजें सस्ती आती थी। और दूसरा वो ये भी चाहते थे कि जो रुपया और जो स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा का अनुपात जो है ना वो आयात को नियंत्रण करेगा, वो ये भी चाहते। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, ऑल तो ये 11-12 में आएगा, अब ये रुपया और स्टर्लिन में समझाने बैठ गया तो आधा घंटा यहीं वेस्ट हो जाएगा। बेसिकली आप ये रखना, याद रखना कि जो रुपया और स्टर्लिन है ना वो उसका रेशो है ना कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि बाहर से कोई चीजें ना आ सके। ठीक है, आयात ना हो सके ज्यादा चीजें, उस पर नियंत्रण चाहते थे वो। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उस समय ना जो उद्योगपति थे उनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी थे, जैसे कि एक है हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जिसको इंडियन इंडियन क्या है इसमें, इंडियन इंडस्ट्रियल, IICC। ठीक है, और उसके बाद था ये 1920 में बना था, और एक 1927 में और था जिसका नाम था फिकी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये भी था, ये दोनों के दोनों हमारे उद्योगपति के बड़े बड़े एक तरह से आप कह सकते हो गठबंधन हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे ये, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला, ये कुछ प्रमुख उद्योगपति थे। ठीक है, और इन्होंने कैसे सपोर्ट करा था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो आर्थिक सहायता देकर, वित्तीय सहायता देकर, पैसे देकर आंदोलन में ऐसे सपोर्ट करा था। और उन्होंने ये बोला था कि हम कोई भी विदेशी माल चीजें नहीं खरीदेंगे, इनकार कर दिया था इन्होंने। तो ये 2 चीजें कर वो क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं बताइए। मैं आपको बताऊं सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, बट वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। ठीक है,
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं आप हो पाया, इसके पीछे 4 रीज़न थे, ठीक है। पहला रीज़न था कि दलितों की कम भागीदारी, सीमित भागीदारी, दलितों ने बहुत कम पार्टिसिपेट करा। पता है रीज़न क्या था? एक्चुअल में दलितों ने कम पार्टिसिपेट नहीं करा, कांग्रेस खुद चाहती थी कि दलित पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जो कांग्रेस है उस समय बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर अपने आप को हाई क्लास हिंदू मानते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे दलितों के साथ, तो वो चाहते थे कि दलित पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अगर दलित पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर कोई कांग्रेस का लीडर जो है वो मना कर देगा कि जी दलित पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, तो इसलिए उनकी भागीदारी कम थी। सेकंड है कि मुस्लिम की भागीदारी भी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि जो मुस्लिम पार्टी है उनका मानना था कि जो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने सविनय आंदोलन चलाया वो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन के ज़्यादा करीब है ना, हिंदू महासभा का सपोर्ट करती है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सविनय आंदोलन में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, इसी कारण संघर्ष पूरी तरह से संगठित नहीं था, ठीक है। अब देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने फायदे के लिए किया, सिर्फ महिलाएं थी जिन्होंने देश के फायदे के लिए सविनय आंदोलन में पार्ट लिया था, बाकी सबका अपना अपना फायदा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन का अलग था, छोटे फार्मर का अलग था, बड़े फार्मर का अलग था यानी किसान का अलग था, और इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं ना, मजदूर होते हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, सब अपने अपने फायदे के लिए कर रहे थे, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लास्ट रीजन ये है कि कांग्रेस ने भी क्या किया था कि जो हमारे औद्योगिक श्रमिक है ना, उनका सपोर्ट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उद्योगपति इस चीज से नाराज हो रहे थे, और उन्होंने साथ ही में इलेक्शन को जो बॉयकॉट किया था ना, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो सविनय आंदोलन में जो हमारी कांग्रेस थी उसने इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया था, इलेक्शन का भी बहिष्कार किया था। बट बाद में कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जिनको लगा यार नहीं, हमें इलेक्शन दोबारा से लड़ना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया और उसकी बातचीत करना शुरू कर दिया, और इसलिए कहीं ना कहीं सविनय आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आदिवासी किसान को महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की धारणा की अपनी समझ थी, कथन का समर्थन करे। ऑल दो ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी एक मूवी आई है RRR, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन पेपर भी आपका जो बना रहा है वो इंसान ही है, अगर वो थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देखता है तो उसको लगेगा जरूर कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं डालूं। तो मैं आपको बता दूं, जो आदिवासी किसान थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिश से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एक ऐसा कानून लेकर आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो आदिवासी किसान है वो जंगलों से अपनी मर्जी से चीज़ें वगैरह नहीं ले सकते, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमारे आदिवासी किसानों को, क्योंकि वो हज़ारों सालों से जंगलों का उपयोग कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि आप तो अभी आए हो, हम तो इस जंगलों का बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो उग्र भी हो गए थे, है ना। उग्र हिंसक गुरीला आंदोलन, ये गोरिल्ला नहीं है, गुरीला है। गुरीला बेसिकली एक लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है जिसमें आप औजारों से लड़ाई लड़ते हो, तो हमारे बहुत सारे जो आदिवासी किसान थे उन्होंने अपने औजारों से ही ब्रिटिश से लड़ना शुरू कर दिया था, और उनके जो लीडर थे उनका नाम था अलौरी सीताराम राजू, है ना। अगर आपने ये RRR मूवी देखी है तो आपको पता होगा, जो अलौरी सीताराम राजू थे वो लीड कर रहे थे, और ये ना हिंसा में थोड़ा सा बिलीव करते थे, ओके। और ये जो थे वो आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स से थे ये, ठीक है। तो जो अलौरी सीताराम राजू थे ये गांधी जी को प्रेज तो करते थे, गांधी जी को मानते थे ये, बट इनका मानना था कि ब्रिटिश जो है वो लाता के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले, तो इनका मानना था कि अहिंसा से हम कभी नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, इनका ये मानना था। अब जब क्योंकि ये हिंसक हो गया था ये आंदोलन वगैरह जो हमारा किसान उन्होंने आदिवासी किसानों ने शुरू किया था, इसकी वजह से जब ब्रिटिश ने इनको पकड़ा तो 1924 में इनको मार दिया गया, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो हमारा गांधी जी का जो आइडिया था, पूर्ण स्वराज का आइडिया था, वो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी किसान पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, ठीक है, और वो उग्र हो गए, जबकि गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी नमक यात्रा की मुख्य विशेषता बताओ। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए, और ये मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। देखो आपको याद होगा कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो नमक बेसिकली सविनय आंदोलन तभी शुरू हुआ था जब नमक यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, जब गांधी जी ने अच्छा ओके, सविनय आंदोलन का मतलब क्या होता है? सविनय का आंदोलन का मतलब होता है जब आप कोई कानून तोड़ते हो और सरकार की बात नहीं मानते, है ना, तो इसी को हम सविनय आंदोलन कहते हैं। तो अब हुआ क्या था कि गांधी जी ना बहुत परेशान थे। अभी हमने ऊपर देखा ना कि सविनय आंदोलन चलाने के क्या क्या कारण थे, तो उन्हीं कारण की वजह से गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को। उस टाइम वो वायसराय थे, वायसराय यानी सबसे बड़ी पोस्ट थी उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो उनको एक लेटर लिखा, बोला ये जी हमारी 11 डिमांड है। कुछ कॉमन डिमांड थी जो सबके लिए थी, जैसे कि टैक्स हटाना, अमीर गरीब सबका फायदा था, किसान वगैरह सबका फायदा था इससे, नमक पे जो टैक्स है उसको हटाना, और बाकी कुछ स्पेसिफिक थी जैसे किसानों का कर माफ करना जो किसानों के फायदेमंद हो, उद्योगपति को फायदा पहुंचाना, तो ये सारी की सारी डिमांड थी।
लेटर लिख के गांधी जी ने भेजा। लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया कि मैं ये पूरी नहीं करने वाला डिमांड। गांधी जी ने एक और लेटर लिखा और बोला कि ये अल्टीमेटम है और अगर आपने ये मांगे हमारी 11 तारीख तक पूरे नहीं करी तो हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लॉर्ड इरविन ने कहा जो करना है कर लो, मैं आपकी मांगे नहीं सुन रहा। फिर गांधी जी ने सोचा कि अब हमें करना ही पड़ेगा, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सोची। फिर गांधी जी के माइंड में आया मैं कौन सा वो तोड़ूं, कौन सा कानून तोड़ूं। फिर गांधी जी ने सोचा कि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सब यूज करते हैं और जो ब्रिटिश का एक अधिकार था ना इस पे कि सिर्फ ब्रिटिश ही नमक बना सकती है समुद्र के पानी को उबाल कर, ये बहुत ही गलत चीज है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नमक यात्रा निकाली अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, है ना। उन्होंने साबरमती, गुजरात के अंदर साबरमती में उनका आश्रम था, वहां से लेकर दांडी तक, दांडी एक कोस्टल एरिया पड़ता है, तट का एरिया पड़ता है गुजरात के अंदर, तो वो दांडी साबरमती से लेकर दांडी तक का रास्ता उन्होंने पैदल पार किया। 240 मील का रास्ता था। हर दिन वो 10 मील चलते थे। 24 दिन बाद वो यहाँ पर पहुंचे 6 तारीख को, और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने दांडी के अंदर समुद्र के पानी को लिया, उबाला और नमक बनाया और वहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ओके, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। ओके, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद को आकार देने में जो लोक कथाओं और गीतों और लोकप्रिय प्रिंट जो थे हमारे आदि के योगदान का मूल्यांकन करें। यानी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम था, यानी हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें लोक कथाओं ने, गीतों ने क्या अहम भूमिका निभाई। वैसे मैं बता दूं आपको, ये जो, चलो इसमें तो आपको पता चल रहा है, साफ साफ दे रखा है लोक कथाएं और गीते, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। वैसे मैं बता दूं, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है अपनेपन की भावना। ठीक है, बेसिकली टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। पहले देखो, बात ये थी कि भारत के अंदर भारत के लोगों को आज़ादी चाहिए थी, बट भारत में उस समय अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग थे, है ना, अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे वो। तो इसीलिए सबको साथ में लाना जरूरी था। सब अलग अलग थे, हिंदू अलग भाग था, मुस्लिम अलग भाग था, सिख अलग भाग रहा था, और सारे अलग अलग भाग रहे थे, मतलब क्रिश्चियन अलग था, सारे के सारे अलग अलग भाग रहे थे। सारे लैंग्वेज के, कोई अपना आंदोलन कर रहा, कोई अपना आंदोलन, को हिंदी वाले अलग कर रहे, तमिल वाले अलग कर रहे, सारे अलग अलग आंदोलन कर रहे, है ना। तो इन सबको साथ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए सबको साथ में लाने के लिए, अपनेपन की भावना जगाने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई। तो उसमें से कौन कौन सी चीजें करी गई वही बताना है और वही आपको लिखना है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक में, पता है एक बात ये है कि इस पे ना कभी ये नहीं लिखा होता अपनेपन की भावना। बाकी क्वेश्चन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन है तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा होगा क्वेश्चन में ही। अगर असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन है तो असहयोग आंदोलन लिखा होगा। बट अगर ये अपनेपन की भावना वाला टॉपिक है ना, तो इसमें कभी कहीं भी अपनेपन की भावना वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें यही वाला आंसर लिखना है। तो देखो, अगर आपका क्वेश्चन जो हो भारत के, अब ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री का है, ये तो आप पता लगा लोगे ना, और उस क्वेश्चन का आपको समझ नहीं आ रहा क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा, और उस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है राष्ट्रवाद, तो आप समझ जाना इसमें अपनेपन की भावना वाला ही लिखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करी गई सबको साथ में लाने के लिए। तो पहली चीज करी गई भारत माता की छवि। देखो, जब मैं बोलता हूँ भारत माता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वो लैंग्वेज की माता है, कि हिंदी की माता है या इंग्लिश की माता है, तमिल की माता है, ऐसा नहीं। जब मैं भारत माता की बात करता हूँ तो वो पूरे संपूर्ण भारत की माता है। ठीक है, और ये क्यों किया गया, ताकि सारे के सारे लोग साथ में आ सके। जब आप किसी चीज को भारत मतलब माता की तरह पूजना शुरू कर देते हो ना, तो आपके उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी रहते हो। तो यही चीज लोगों के मन में जगाने के लिए भारत माता की इमेज तैयार की गई, और भारत माता को भारत माता सब मानते थे, वैसे से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मानते थे। तो ये एक चीज करी गई जिससे सारे के सारे लोग साथ में आ सके। और भी चीजें करी गई, जैसे कि हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने 1870 में एक लिखा था, हाइम लिखा था, एक भजन लिखा था जिसको वंदे मातरम भी कहा जाता है। अब आपको पता है ना, मैं हर वीडियो में जो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहता हूँ, तो वंदे मातरम याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो वंदे मातरम है उसको आनंद मठ में भी लिखा गया था, और एक बंगाल के अंदर जब स्वदेशी आंदोलन चला था ना, तो इस गाने का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया था, गाया गया था, इस गाने को, गीत को गाया गया था। ओके, और इसके बाद हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम था अबिंदरनाथ टैगोर, रविंदर नहीं, अबिंदरनाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता की एक पिक्चर भी बनाई थी। एंड आई होप, जो मैंने एक रिवीजन वीडियो डाली थी इतिहास की, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतिहास और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो दोनों कवर करवाया था, यानी लोकतांत्रिक राजनीति,
उस वीडियो के अंदर मैंने पिक्चर दिखाई थी, आपको अच्छे से क्लियर करवाया था कि ये भारत माता की इमेज बनाई थी इन्होंने। ओके, चलो जी, हमें समझ आ गया कि भारत माता की इमेज बनाई थी राष्ट्र, मतलब एक तरह से राष्ट्र एकता की भावना जगाने के लिए। और क्या चीज़ें करी थी, लोक कथाओं का प्रयोग किया गया था, यानी जो लोक कथाएं थी उनका पुनर्जीवन किया गया था, उनको दोबारा से लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गांव गांव जाकर जो भी गीत है, जो भी आप कह सकते हो गाथा है, लोक गाथा है, उनको इकट्ठा किया। ठीक है, और मद्रास के अंदर जो नतेशा शास्त्री थे उन्होंने तो क्या किया, एक बुक तक लिख दी, फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, और ऐसी 4 बुकें लिख दी, 4 वॉल्यूम में बुक लिख दी, जिसमें उन्होंने यही लोक कथा लिखी। और मैं बता दूं, उन्होंने तो ये तक बोला कि ये जो हमारी लोक कथा है ना, यही हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। ओके, ये भी चीजें करी गई थी लोगों में एकता जगाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कि ये देश हमारा है, हम बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, ये लोक कथाएं हैं हमारी, हम ही यहाँ के हैं और ये हमारा देश है, अंग्रेजों का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करी गई, चिन्ह और प्रतीकों का यूज किया गया। अब देखो, चिन्ह और प्रतीक में भी बहुत सारे, अब देखो हिंदू का अलग चिन्ह, मुस्लिम का अलग चिन्ह, सिख का अलग चिन्ह, क्रिश्चियन का अलग चिन्ह, वो क्रॉस वाला होता है ना, तो सबका अलग अलग चिन्ह था। तो अब सबको साथ में लाने के लिए कोई एक सिंगल वो डालना बहुत ज्यादा जरूरी था चिन्ह, तो इसलिए ही बहुत सारे अलग अलग चिन्ह बनाए, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में एक झंडे का उपयोग किया गया, हरे पीले और लाल कलर का, जिसमें 8 लोटस के फ्लावर थे, है ना, कमल के फूल थे, जो कि ब्रिटिश के 8 प्रोविंस को प्रतिनिधित्व, यानी 8 प्रांतों को दर्शाते थे, और सूरज और चांद भी था जो हिंदू और मुस्लिम को दर्शाता था। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी ने भी एक स्वराज का झंडा तैयार किया था, जो सफ़ेद, हरा और लाल कलर का था, और उसके बीच पे चरखा था, है ना, वो भी मैंने आपको दिखाया था, आई होप आपने वो देखा हो। और लास्ट चीज़ लोगों में क्या करी गई देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, कि इतिहास की पुनर्व्याख्या, यानी इतिहास को दोबारा से लिखा गया, क्योंकि ब्रिटिश ने ना हमारे इतिहास को बहुत खराब कर दिया था, जो भी हमारी अचीवमेंट थी ना उसको छुपा लिया था लोगों से, और बोला था कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप कुछ नहीं हो, हमारे बिना आप कुछ नहीं हो, हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। एक्चुअल में मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग उस समय है ना आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे, ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसा क्यों था, उनको लगता था कि अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके मन में ये जो भावना थी, इसको ख़त्म करने के लिए ही इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, और बताया गया नहीं, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, आर्यभट्टा हो गए, रामानुजन हो गए, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, जो कि संस्कृति में, धर्म में, गणित में, विज्ञान में, वास्तुकला में सर्वोपरि थे। ठीक है, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा इतिहास का खत्म हो चुका है, अब बात करेंगे हम सिविक्स की, पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर, यानी राजनीतिक दल वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो ये जो ऊपर वाला चैप्टर था ना हमारा ये भारत में राष्ट्रवाद, इसी के 12 क्वेश्चन है, बाकी सबके 6 बाकी सभी चैप्टर के 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंशन ही लेनी, इसके ही थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने उसमें इंक्लूड करा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राजनीतिक दल की 5 आपको प्रमुख कार्य बताने हैं, यही काम है कि विपक्षी दल और जो हमारे आप कह सकते हो सत्ताधारी दल जो होते हैं, इनके कार्य बताने हैं। तो यही सारे के सारे कार्य क्या क्या, यानी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी जो नीतियाँ होती है वो लोगों के सामने रखते हैं, और लोग उसके हिसाब से उनको वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, और साथ में कानून बनाने का काम भी इनका होता है, और अलग अलग नेताओं को प्रशिक्षण देना भी काम होता है, नेताओं की नियुक्ति करते हैं और उसको प्रशिक्षण देना काम होता है। अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो विपक्ष का एक वो भूमिका निभाती है, और सरकार की जो भी गलत नीतियाँ होती है, असफलता होती है, उसकी आलोचना करती है और वो लोगों के सामने रखती है, और जो भी अहम मुद्दे होते हैं उसको उठाती है और उस पर बहस वगैरह करती है, और साथ ही में उसको लेकर आंदोलन वगैरह करती है। ठीक है, और साथ ही में नेक्स्ट ये है कि जो दल होते हैं ना, राजनीतिक दल होते हैं, वही सरकारी मशीनरी लोगों तक पहुंचाती है। इसका मतलब क्या है कि सरकार की कोई भी नीतियाँ आती है ना, तो आपने देखा होगा जो नेता होते हैं वही सबसे पहले जो है वो लोगों को बताते हैं। आईपीएस आईएएस जो है वो इतना नहीं बता पाते जितना हमारे एमएलए वगैरह और ये सारे के सारे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहा जाता है और राज्य पार्टी किसे कहा जाता है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, फिर क्षेत्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है, जिसका प्रभाव पूरे देश पे हो, जैसे कि बीजेपी और ये कांग्रेस हो गया, है ना हमारी, और तृणमूल कांग्रेस हो गया। तो ये सारी की सारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका इन्फ्लुएंस पूरे देश पे, जो पूरे देश के अंदर है। क्षेत्रीय पार्टी जो कुछ ही एरिया के अंदर होती है। ठीक है, जैसे कि अकाली दल हो गया, पंजाब के अंदर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये झारखंड के अंदर है। तो ये क्या है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, चलो
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कौन सी कोई भी पार्टी कब राष्ट्रीय पार्टी बनती है और कोई भी पार्टी कब क्षेत्रीय पार्टी बनती है। पहले हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है। कोई भी पार्टी अगर एक स्टेट में हो रहे इलेक्शन में 6% वोट लेकर आ जाए और 2 सीटें लेकर आ जाए तो वो एक राज्य पार्टी कहलाएगी। सिंपल है ना। अगर क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी एक स्टेट के अंदर 6% वोट लिया है और 2 सीटें लिया है तो वो एक स्टेट पार्टी कहलाएगी। ठीक है। क्षेत्रीय और अब राष्ट्रीय दल की बात कर लेते हैं। इसको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ध्यान से सुनना। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई भी पार्टी 6% वोट लिया है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। ठीक है। यानी लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई भी पार्टी 6% से ज्यादा वोट लिया है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है, अगर 6% वोट नहीं ला पाती तो दूसरा तरीका क्या है कि वो राज्य की जो विधानसभा होती है, यानी स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उनमें 6% वोट लिया है 4 राज्यों में और 4 सीटें जीत ले। ठीक है। अगर ये दोनों काम कर दिए तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। ठीक है जी, आपको समझ आ गया। तो 6% लोकसभा में, और अगर ये नहीं कर पाई तो 4 स्टेट में 6% वोट और 4 सीटें लोकसभा की। ठीक है। चलो, और फिर एग्जाम्पल लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और अकाली दल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दलों के कामकाज में किसी भी 4 समस्या व क्षेत्रों की व्याख्या करें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, और ये अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप रीड कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ। ठीक है। अब ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां है। तो पहली चुनौती जो है उनके सामने वो है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। ठीक है। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। देखो होता क्या है कि कोई भी पार्टी होती है ना उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। जब भी किसी बड़े लीडर को चुना जाता है तो कोई दूसरा लीडर ही उसको चुनता है। कभी भी पार्टी में इलेक्शन वगैरह नहीं होते, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बहुत बड़ी दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको अब है ना चापलूसी करनी पड़ती है लीडर की। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप चाहे पार्टी के लिए कितना भी अच्छा कर रहे हो, बट अगर आपने पार्टी की अगर किसी लीडर की चापलूसी नहीं करी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे एक्चुअल में पार्टी को नुकसान होता है। कैसे? जो लीडर अच्छा काम कर रहा है बट उसको चापलूसी करनी नहीं आती, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और एक्चुअल में इसका अल्टीमेटली लॉस पॉलिटिकल पार्टी को होता है। क्योंकि जब कोई अच्छा नेता आगे आ नहीं पाता तो लोग भी वोट नहीं देते। ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी डायनेस्टिक सक्सेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वंशवाद की चुनौती, है ना। ये हर देश में होता है, भारत में भी ऐसा है। ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, बट वंशवाद की चुनौती का मतलब क्या होता है? एक ही पार्टी के अंदर एक ही खानदान से हमेशा लीडर बनते जाते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा बेटा लीडर बना, फिर उसका बेटा लीडर बना, फिर उसका बेटा लीडर बना पार्टी का। तो ये एक्चुअल में पार्टी के लिए बहुत हानिकारक है। कैसे? चलो मैं मान लो कैपेबल हूँ पार्टी को चलाने में, बट मान लो मेरा बेटा जो आया है वो कैपेबल ना हो, उसको तो फ्री फोकट में सीट मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, बट क्या पता वो कैपेबल ना हो। तो वंशवाद की एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो फायदे की बात है, इससे तो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। बिल्कुल जीतती है, बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो ये बहुत नुकसानदायक चीज है। मैं समझाता हूँ। मान लो एक पार्टी के लीडर हो आप, आपने टिकट दी, एक क्रिमिनल को टिकट दी और उसने लोगों को डराया और वो जीत गया। अगली बार मान लो वो मर जाता है, कोई भी इसको दिक्कत हो जाती है, आप किसी दूसरे नेता को लेकर आते हो और वो अच्छा नेता है, काम करना चाहता है और बढ़िया नेता है, अच्छा काम करता है वो। पर दिक्कत की बात है कि अब लोगों के मन में ये बैठ गया कि जी ये जो है पार्टी एक क्रिमिनल की पार्टी है, ये गलत लोगों को लाती है। तो अगर कोई नया अच्छा भी लेकर आए होगे ना, तब भी जो है पार्टी की इमेज खराब हो गई, अब लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि विकल्पहीनता का ना होना। विकल्पहीनता का मतलब क्या है कि अब क्या है, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम ही चीजें करती है। एक बोलता है मैं बिजली पानी फ्री, दूसरा भी सेम बोलता है, तीसरा भी सेम बोलता है ना। तो सबकी नीतियां समान हो जाती है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कैसे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने को दूसरी पार्टी से अलग नहीं दिखा पाती, और जो छोटी पार्टी होती है उनको तो बिल्कुल पत्ता साफ हो जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो मैं हूँ और मेरे सामने कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी का लड़ रहा है। जो चीजें वो बोल रहे हैं ना वही चीजें मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी यही करूंगा। बट दिक्कत की बात है, वोट दूसरी पार्टी वाले जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी जीत जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं है। तो इससे भी छोटी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है विकल्पहीनता के ना होने से। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजनीतिक दलों और उनके नेता में सुधार के लिए विभिन्न संस्थानों के द्वारा किए गए किन्हीं 2 संस्थागत संशोधनों की जांच करें। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को भी समझना। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी राजनीतिक दल है ना, जो भी राजनीतिक दल है उनमें कौन कौन सी चीजें चेंज करी है
चीजें चेंज करी गई है, ठीक है। सुधार कौन कौन से किए गए हैं वो आपको बताने हैं। देखो, एक होता है कि कौन कौन से सुधार हो सकते हैं, हो सकते नहीं पूछा, कौन कौन से सुधार किए जा चुके हैं वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो 3 सुधार किए जा चुके हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, या मैं कहूं हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने अब है ना ये कंपलसरी कर दिया है हर कैंडिडेट के लिए कि वो दल बदल नहीं कर सकता। दल बदल करने के लिए कुछ कंडीशन दे दिया। अच्छा, दल बदल का क्या मतलब होता है? दल बदल का मतलब होता है जैसे कोई एक लीडर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से जीता और फिर उसने पार्टी चेंज कर दी। मान लो मैं कांग्रेस से जीता, फिर मैं बीजेपी में चला गया, है ना, तो इसको दल बदल कहते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो कानून लेकर आई है हमारा संविधान के अंदर, एक कानून लेकर आए हैं जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल को रोकने के लिए कानून, ठीक है। चलो, ये पहला एक सुधार किया गया है। दूसरा सुधार क्या किया गया है कि जो क्रिमिनल होते हैं, है ना, ऐसे बुरे बुरे लोग होते हैं, इनको कम से कम करने के लिए क्या किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब ये कंपलसरी कर दिया है कि हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले अपना एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। किसको? एक सबमिट करवाना पड़ेगा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आपको, जैसे कि पता चल जाता है कि इस पर कितनी प्रॉपर्टी है, उतने कितने क्रिमिनल केस है, उस शपथ पत्र में सब लिखा होता है ना। उसे बताना पड़ता है खुद कि मेरे पे इतने क्रिमिनल केस है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अब इससे क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है यार पिछली बार तो इसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब एक बार 100 करोड़ हो गई, कुछ ना कुछ घोटाला किया होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो भी समझ जाती है कि यार बुरे लोगों को वो नहीं देना, सीट वगैरह नहीं देनी और टिकट वगैरह नहीं देखनी, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो सुधार किया गया है, वो लास्ट सुधार ये किया गया है, वो किया गया, पहली बात तो मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अब क्या करना पड़ेगा, हर राजनीतिक दल को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स, आयकर का रिटर्न जो है वो भरना पड़ेगा। इसका मतलब उसे बताने पड़ेंगे कि कहां से पैसे आ रहे हैं। अब देखो, कहां से पैसे आ रहे हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन मतलब सारी जो डिटेल है अगर वो आयकर विभाग तक पहुंचेगी तो ये भी पता चलेगा कि कौन पैसे दे रहा है, कौन पैसे नहीं दे रहा। तो पॉलिटिकल पार्टी भी डरेगी कि यार किसी गलत पर्सन से जो है पैसे नहीं लेने, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें करी गई है ताकि पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो और पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अच्छे लोगों को ही पार्टी के अंदर रखे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विदलीय जो हमारी द्विदलीय प्रणाली होती है और बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था होती है उसके बारे में बताना है और इनके फायदे और नुकसान बताने दोनों के। पहले तो मैं आपको बता दूं, 3 हमारी दलीय व्यवस्था होती है। एक तो होती है एक दलीय व्यवस्था, जो आपको पता होगी, जिस देश में एक ही मेन पार्टी होती है उसको हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि पार्टी तो बहुत सारी होती है बट एक ही पार्टी जो है वो सरकार बनाती है, जैसे कि चाइना के अंदर है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द्विदलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, वैसे तो पार्टी बहुत होती है बट 2 पार्टी में ही आमतौर पर सत्ता के लिए मुख्य होड़ होती है और इन्हीं 2 दलों के बीच में पावर बदलती रहती है। जैसे अमेरिका और यूके इसका एग्जांपल है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी और यूके में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो इन दोनों में ही पावर शिफ्ट होती रहती है। अब इसके कुछ फायदे देख लेंगे और उसके कुछ नुकसान देखते हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए फायदे। पहली बात तो यह है, फायदा यह है, स्थिर गवर्नमेंट रहती है ना। जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है ना, बहुत सारे राजनीतिक दल हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। बट अगर क्या कहते हैं उसको, द्विदलीय शासन व्यवस्था रहती है तो स्थिर सरकार रहती है, विपक्ष जो है वो मजबूत रहता है। क्योंकि देखो, आप अगर मान लो 51% वोट से जीत गए तो सेकंड वाले के पास 59% होगा जो हारेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं अपोजिशन भी, तो जो देश है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसमें ना जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो जो लोग हैं वो अगली बार जो 40% वोट है ना, इनको 50% बना के इनको जितवा देगी, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी सुन लो। फायदे तो सुन लिया आपने, स्थिर सरकार होती है, मजबूत विपक्ष होता है और जिम्मेदार सरकार होती है। इसका नुकसान है ये कि ये अलोकतांत्रिक होती है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 चॉइस होती है, ज्यादा चॉइस नहीं होती, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीत पाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है इसकी। और दूसरी बात यह है कि कैबिनेट की ऑलमोस्ट तानाशाही बन जाती है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा दबाव नहीं होता। अगर मान लो वो दूसरी वाली पार्टी को मना ले, ऑपोजिशन पार्टी को मना ले, तो ज्यादा बड़ा आप कह सकते हो दबाव नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब आते हैं जी बहुदलीय प्रणाली पर। बहुदलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में उनके बीच में होड़ होती है और कोई भी जीत सकता है, तो उसी को हम कहते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली। और बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ सकती है जीतने के लिए, ठीक है। उसको कहते हैं हम अलायंस, गठबंधन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 2 गठबंधन है भारत के अंदर, एक एनडीए
और एक है हमारा क्या, यूपीए। ठीक है, आप यूपी और एनडीए भी एग्जाम में लिख सकते हो, है ना, मैंने बताया था ना, इंग्लिश के 2-3 वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो है गठबंधन है कांग्रेस का। ठीक है, इसमें मेन पार्टी कांग्रेस है, बाकी भी छोटी छोटी पार्टी है। गठबंधन का मतलब यही होता है ना कि बहुत सारी पार्टी का मेलजोल। तो जो हमारा यूपीए उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी भी है, पर जो मेन पार्टी है वो है कांग्रेस। और एनडीए के अंदर जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी, और बीजेपी के साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, अच्छा इसके अवगुण भी देख लेते हैं, अच्छे और अच्छाई और बुराई। तो इसका गुण सबसे पहले ये है कि प्रतिनिधि जो है वो ज्यादा बना रहता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहता है ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, देखो बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो एक एरिया से जहां पहले 2 लोग खड़े होते थे अब 10 लोग खड़े होंगे, तो वह अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने एरिया को। और साथ ही में इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं ना उनके पास भी अच्छे से विकल्प होते हैं, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, और इसके नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, कभी भी कोई एक पार्टी, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कोई एक पार्टी कभी भी अपनी सरकार इंडिविजुअली नहीं बना पाती। और दूसरा रीजन, दूसरा एक नुकसान ये है कि एक देश में अस्थिरता बनी रहती है। अगर मान लो जिस पार्टी ने सपोर्ट करा होगा जीतने के लिए, अगर वो पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले ले तो सरकार गिर जाएगी दोबारा से इलेक्शन। तो आप कह सकते हो कि एक सही सरकार, एक स्थिर सरकार नहीं बन पाती। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस चैप्टर का पॉलिटिकल पार्टी के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि दलीय प्रणाली कुछ ऐसा नहीं है जो कभी भी देश चुनता है, उदाहरण के साथ इस कथन को बताइए। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, बट पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसी का ही और वाला है ये। और क्या है, कोई भी दलीय व्यवस्था सभी देशों के लिए और सभी स्थितियों में आदर्श नहीं होती। 5 तर्कों के साथ कथन करें। वैसे तो ये आंसर आपको लिख रखा है, और ये आंसर इसलिए लिख रखा है ताकि आप जो लिखा हुआ है ना वही आंसर लिख कर आ सको। ठीक है, और ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, बट मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी देश जो है वो खुद चूज नहीं करता कि हमारे देश में एक दलीय व्यवस्था रहेगी, 2 दलीय, बहुदलीय शासन व्यवस्था। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस देश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या चेंज लेकर आई है, लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है, सोसाइटी में क्या चेंज आया है, सामाजिक क्या बदलाव आए हैं, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब। देखो, आपको याद होगा जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, याद तो क्या होगा, उस टाइम तो आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, बट जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना, तो लगातार 30 सालों तक, आज़ाद होने के लगातार 30 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही थी। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो एक दलीय शासन था, है ना। क्या वो हम लेकर आए थे? नहीं, परमिशन तो हर पार्टी को थी कि वो भी अपनी पार्टी बना सकते हो, जीत सकती है, बट ज्यादातर लोग जो है वो कांग्रेस को ही वोट देते थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर लोगों को लगा कि यार क्षेत्रीय पार्टी को भी वोट देना चाहिए, फिर आप कह सकते हो कि बहुदलीय शासन व्यवस्था आ गई। क्या हमने कुछ चेंज करा? द आंसर इज नो, हमने कुछ चेंज नहीं करा। ये सोसाइटी ने और ये जो चीजें चेंज हो रही थी उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सरकार ने या देश कभी डिसाइड नहीं करता कि हमारे देश के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था रहेगी। ओके, और यही आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, ये शासन व्यवस्था कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो देश डिसाइड करता है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं जी इस चैप्टर पे जिसका नाम है जी लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, कल भी मैंने इसकी रिवीजन वीडियो जब बनाई थी तो मैं सोच रहा था कि यार ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, बट ये वाला हो नहीं पाया। तो अब मैं बता देता हूँ कि लोकतंत्र के परिणाम के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि जब भी बच्चे इस चैप्टर के बारे में सुनते हैं ना तो वो डर जाते हैं कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, सर ये समझ नहीं आ रहा। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है, सबसे बुरी बात तो चलो पहले बुरी बात की बात कर लेते हैं, वो ये है कि थोड़ा सा फिलोसफिकल चैप्टर है। ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इसकी सबसे अच्छी बात है कि जी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर नहीं आती, बहुत कम ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना इस वाले चैप्टर में टफ होती है, और अगर एग्जामिनर को भी पता है कि अगर एवरेज पेपर बनाना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं करनी, तो इसलिए मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा तो आपको सीधा डिट्टो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और अगर टफ भी बनता है तो भी इस वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, और मैंने लिखे भी अलग से जानबूझ के 4-4 टाइप है। ठीक है, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे वो सारे लिखे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि हमें क्यों लगता है कि जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बाकी अन्य सरकार की तुलना में अच्छी है। वही बात पूछी गई है, क्या आपको कैसे लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार अन्य रूप से बेहतर है? तो इसका आपको सीधा डिट्टो आंसर लिख देना है, 5 पॉइंट। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार बाकी सारी सरकारों से अच्छी है ना, तानाशाही से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समानता मिलती है, लोगों की गरिमा बनी रहती है,
ठीक है, फैसले अच्छे होते हैं यहाँ पर, जो है टकरावों को टालने की संभावना होती है। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं डेमोक्रेसी में रहता हूँ, लोकतंत्र में रहता हूँ, मेरे को अगर किसी दूसरे लीडर से दिक्कत है, मैं एक लीडर हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ, और मेरे को किसी दूसरे लीडर से दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा, बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। बट अगर मैं राजा रानी वाले सिस्टम में रहता तो क्या बातचीत करने का कोई फायदा होता? राजा तो मेरे को सूली पे चढ़ा देता, है ना। तो ये भी एक फायदा है डेमोक्रेसी का। और लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर अपनी गलतियां सुधारने की गुंजाइश है। मान लो आपने वोट दिया एक बंदे को, वो जीत गया, आपको फिर बाद में पता चला यार ये तो गलत बंदे को वोट दे दिया, अगली बार अपनी गलती सुधार लेना, एक अच्छे बंदे को वोट देना आप, ठीक है। बट ऐसा राजा रानी वाले सिस्टम में नहीं होता, एक बार जो चुन लिया वो चुन लिया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र की सबसे अलग विशेषता यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन का समर्थन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो और वाला पार्ट भी पढ़ देता हूं पहले, कि लोकतंत्र के साथ असंतोष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र की परियोजनाओं की सफलता को दर्शाती है। बयान को सही ठहराते हुए बताइए, यानी कथन को स्पष्ट करें। देखो लोकतंत्र जो है वो लोगों की मांगों को पूरी करती है, और जब लोगों को अपनी अपेक्षा पूरी होते हुए दिखती है तो वो और चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, और यही चीज़ डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सक्सेस को दिखाता है। मैं समझाता हूँ आपको। देखो अगर मान लो कोई बच्चा है जो हमेशा फेल होता है, बट अगर वो 30% नंबर ले आता है तो आपको खुशी होगी, है ना, है ना। ऐसा ही है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, जो राजा रानी वाला सिस्टम है, अगर लोगों को कुछ नहीं मिलता और थोड़ा सा मिल जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं। बट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अगर मतलब लोगों को लगता है कि यहाँ पर हर चीज़ की का सॉल्यूशन है डेमोक्रेसी। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो हमेशा 95 स्कोर करता है, एक दिन वो 90 स्कोर कर जाए ना, तो लोग बोलेंगे यार कम स्कोर करा है, ये करा है, वो करा है, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, है ना। जबकि वो दूसरे से, यानी जो मैंने आपको बताया ना, जो बच्चा फेल हो जाता है उससे तो बिल्कुल 3 गुना ज्यादा नंबर है, बट फिर भी उसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। ऐसा ही डेमोक्रेसी के साथ है। डेमोक्रेसी के साथ लोगों की अपेक्षा बहुत है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, और यही चीज दिखाती है डेमोक्रेसी की सक्सेस को, कि लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है इससे, है ना। और लोग जो है वो और ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं, और यही लोकतंत्र परियोजनाओं की सफलता को दर्शाता है, ठीक है। अब ये आपको रीड कर लेना है। मैं रीड करूंगा तो ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही कवर करवा चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ आपको, बट चलो ठीक है, पॉइंट समझा देता हूँ फिर भी। जैसे जैसे लोग स्वतंत्र लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं वे अधिक मांग करते हैं, ठीक है। लोग हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था से अधिक अपेक्षा के साथ आते हैं, उनके पास लोकतंत्र के खिलाफ शिकायतें होती है, और ये शिकायतें और ये सुझाव ही लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्थिक विषमताओं को कम करने में लोकतंत्र की भूमिका स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आर्थिक असमानता लिखा हो तो समझ जाना यही आंसर लिखना है, डिट्टो। ये है क्या? आई होप आपको दिख रहा हो, जूम करने की जरूरत ना हो, मैं फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। एंड दिख रहा हो आई होप आपको। मैं इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ क्योंकि ये नीचे का वो नहीं आ रहा ना, ठीक है। चलो देखो अब है क्या ये, कि आर्थिक असमानता। पहले तो आर्थिक असमानता का मतलब क्या होता है, इसमें यह बता रखा है क्या कि जो हमारे एक लोकतांत्रिक देश होते हैं, क्या यहाँ पर असमानता होती है आर्थिक तौर पे? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो हमारा लोकतांत्रिक देश होता है उसमें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक समानता तो होती है, यानी वोटिंग राइट तो सबको है, बट आर्थिक असमानता भी होती है। दोबारा से बोल रहा हूँ, असमानता बोल दिया मैंने, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, दोबारा से बोल रहा हूँ। भारत के अंदर या लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक समानता तो होती है, राजनीतिक समानता तो होती है, सबको वोटिंग राइट इक्वल है, बट हमारी आर्थिक समानता नहीं होती, यानी आर्थिक असमानता होती है ना। जैसे कि देखो वोटिंग राइट आप हो, आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स जो हैं, मान लो आपके पेरेंट, आपके फादर की एज 40 है, ठीक है, उनके पास वोटिंग का राइट है। और अगर आप देखते हो 40 साल का कोई और भी पर्सन है, तो उसको भी आप पूछोगे ना कि उनके पास वोटिंग राइट है, कितने वोट हैं, तो वो बोलेगा एक ही वोट है मेरे पास एक ही वोट का राइट है। तो आपके फादर की एज भी 40, उनकी भी 40, तो उनको इक्वल वोटिंग राइट है, यानी राजनीतिक समानता तो है, बट आर्थिक समानता है नहीं। क्या पता आपके फादर जो हो उनके पास अच्छी इनकम हो, पैसे अच्छे हो उनके पास, है ना, बट जो दूसरा 40 ईयर ओल्ड का आदमी हो, उसके पास क्या पता पैसे ना हो, इनकम ना हो, उसके पास जॉब ना हो। तो यानी आर्थिक समानता नहीं है। मैं आपको बता दूं लोकतांत्रिक देश में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, वही ज्यादातर एक धन कुबेर आय होती है उनके पास, यानी बहुत ज्यादा पैसा होता है, और यानी गरीब और अमीर के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सरकार भी क्या करती है एक लोकतांत्रिक देश में,
जो गरीबी होती है उसको ख़त्म करने के लिए वादे तो करती है, बट उसको भी पता है इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। वो वोट के लिए ये हमेशा वादे करती है कि हाँ हम गरीबी ख़त्म करेंगे करेंगे, बट उसमें कभी भी वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वास्तविक तौर पे आर्थिक असमानता ख़त्म करने में जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो इतनी ज़्यादा सफल नहीं है। ओके, चलो अब हमारे ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं बेसिकली, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के अंदर जो अलग अलग सामाजिक लोग हैं ना, अलग अलग समुदाय के लोग हैं या अलग अलग समाज के लोग हैं, वो सारे के सारे साथ में रहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो, और करते हो तो बताओ। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर में आपको क्या क्या लिखना है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सामाजिक तौर पे टकराव ना होते हो समूहों के बीच में, है ना। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर लड़ाई नहीं होती। देश के अंदर होती है, समुदायों के बीच में लड़ाई होती है, बट एक लोकतांत्रिक देश के अंदर है ना, इन समस्याओं को सॉल्व करने का अच्छा तरीका दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो मैं एक एरिया का किंग हूँ, मैं जो चीज़ अच्छा बोलूंगा वही अच्छा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाले बंदे, इस कम्युनिटी के बंदे खराब हैं, तो उनको उड़ा दिया जाएगा, है ना। मैं बोलता हूँ इस कम्युनिटी के अच्छे हैं, तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। राजा रानी वाले सिस्टम में ये होता है। बट एक लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि चाहे राजा की सोच या लीडर की सोच, एक कंट्री के लीडर की सोच कैसी भी हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी को पसंद करता हो या ना करता हो, वो उनको इक्वल राइट ही देगा। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि टकराव होते हैं, बट उस टकराव को सॉल्व करने का अच्छा तरीका दिया गया है, बैठ के बाद जो है शांति से निपटाई जाती है। ठीक है, बट आप अगर चाहते हो कि देश के अंदर समन्वय बना रहे, तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। देश में सारे के सारे लोग जो शांति से रह पाए, इसके लिए 2 चीज़ करना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे अल्पमत है, अल्पमत का मतलब जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, जो और जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी शांति बन पाएगी, है ना। और दूसरी बात है कि जो मेजॉरिटी है, ठीक है, जो बहुसंख्यक है, अगर वो ऑब्वियसली बात है बहुसंख्यक है, किसी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो उनको सबके लिए काम करना होता है, ना कि अपनी ही कम्युनिटी का। अगर वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलत होगा, देश के अंदर दंगे होंगे। जैसे श्रीलंका में, आपको पता है ना, श्रीलंका में सिन्हाला के साथ हुआ था। सिन्हाला ने क्या किया था, सिन्हाला की सरकार थी तो उन्होंने सिन्हाला के साथ ही अच्छा किया, है ना। तमिलों की बातें नहीं सुनी, जिसकी वजह से तमिल ने फिर आंदोलन वगैरह किया और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हुई वहां पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे लोग शांति से रहे एक लोकतांत्रिक सरकार में। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सिद्धांत रूप से अच्छा देखा जाता है, लेकिन यह व्यवहार में इतनी अच्छी नहीं लगती या नहीं लगता, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ मैं ये वाला। देखो, बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी है ना सिर्फ देखने से अच्छी लगती है। ठीक है, डेमोक्रेसी सिर्फ नैतिक तौर पे अच्छी है, एक्चुअल में इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ इसमें अच्छी बातें लिखी गई है। जब एक्चुअल में बात आती है प्रैक्टिस की, तो ये इतनी अच्छी नहीं है। आपको इसका आंसर क्या करना है, आपको बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं है। लोकतंत्र जो है वो सिर्फ एक प्रकार है, सरकार का एक प्रकार है, उसका फायदा उठाना ये आपके ऊपर है। मैं समझाता हूँ। अगर मान लो मैं राजा रानी वाले सिस्टम में रहता हूँ, मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, शांति से बैठ जाऊंगा मैं। बट अगर एक लोकतांत्रिक देश में मेरे साथ भेदभाव होता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एफआईआर लॉन्च करूंगा। अगर मैं एफआईआर नहीं करता तो किसकी गलती? मेरी गलती, लोकतंत्र की गलती? मेरी गलती ना। तो इसीलिए ही ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ एक सरकार का प्रकार है। वो आपके लिए कुछ आप कह सकते हो कि कंडीशन, है ना, आप कह सकते हो कंडीशन में एक वर्ड लिखा होगा कि आपके लिए कुछ क्या करता है, स्थितियां बनाता है। आपके जो चीज़ें हैं या आपके जो भी गोल हैं, जो भी एस्पिरेशन है, उनको पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ स्थितियां बनाता है। परंतु अगर आप उन स्थितियों का फायदा नहीं उठा पा रहे, तो ये आपकी गलती है, लोकतंत्र की नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानाशाही में और लोकतंत्र में डिफरेंस बताना है आपको, डिसीजन के अंदर, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, तानाशाही में, तानाशाही यानी राजा रानी वाले सिस्टम में जो भी डिसीजन लिया जाता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी लिया जाता है। परंतु डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सबसे पूछ कर लिया जाता है,
और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, पर जो भी डिसीजन आता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। बट तानाशाही का फैसला कभी कभार गलत भी हो सकता है, गलत तो दोनों का हो सकता है, पर ज़्यादा चांस है कि तानाशाही का फैसले ज़्यादा गलत निकले, क्योंकि एक ही बार में बिल्कुल बिना सोचे समझे फैसला लिया जाता है। बट लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाता है शांति से बात कर कर सबकी सहमति से लिया जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एक वीडियो और डालूंगा, ये 25 क्वेश्चन थे, जो हमारा पार्ट 2 है उसमें 25 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, और वो जो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 भी नहीं आएंगे, ट्राई करूंगा कि कम ही रखूं। उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे भूगोल से, ठीक है, और हमारी अर्थशास्त्र से। बना दिए होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बाकी हमारे जो डिफरेंट चैनल है उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेन पॉइंट टेक है जिसपे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 29 वीडियो है और 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही में जो ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार कोरवाल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गेमिंग चैनल पे अभी तो वीडियो एक्सपेक्ट मत ही करो, बट जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब उस पर वीडियो वगैरह डालेंगे। ठीक है, चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है, तैयारी करो। कोई दिक्कत आए तो बताना, मैं रात को लाइव आऊँगा हमारे व्लॉगिंग चैनल पे, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।